देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ये तो आपने सुना ही होगा। बट जब प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो वो भी छप्पड़ फाड़ के आती हैं, अबंडेंस में आती हैं। सो दिस इज टर्निंग ट्रू फॉर श्रीलंका। Just about 3,400 kilometers away from New Delhi, our neighbor in the Indian Ocean is facing one of the worst economic crises you can imagine। मतलब हाई इन्फ्लेशन, खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस लास्ट एक साल में डबल से ज़्यादा हो गए हैं, जॉब लॉसेस, श्रीलंकन करेंसी फ्री फॉल पे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीलंका इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी अंडर द डेट बर्डन ऑफ चाइना। मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। सो आज के फिनलाइट एपिसोड में हम श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर ही केस स्टडी करने वाले हैं, एंड ये केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस क्राइसिस के पीछे जो भी रीजंस थे हम उन्हें एक एक करके इन डेप्थ विद द हेल्प ऑफ डेटा समझेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल देन बिकॉज अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आधा ही नॉलेज मिलेगा, एंड एज दे से लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे इस टाइप की केस स्टडीज़ और इन डेप्थ वीडियोस बनाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ही वीडियो है बट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो पहला पार्ट ये होगा कि अभी करंटली श्रीलंका क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उन क्राइसिस के पीछे, उन चैलेंजेस के पीछे क्या रीजंस थे, एंड थर्ड पार्ट में अब श्रीलंका नेक्स्ट आगे क्या कर सकता है। सो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस श्रीलंका करंटली इज फेसिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज फूड शॉर्टेजेस एंड हाई इन्फ्लेशन। श्रीलंका में जो भी रोजमर्रा के खाने के आइटम्स हैं उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो अवेलेबल भी नहीं है। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो चुकी है कि लोग कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग श्रीलंका में ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर February 2022 वॉज 17.5%, द हाइएस्ट सिंस 2015। एंड अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फरवरी महीने में दैट हैज़ राइजन टू 24.7% ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है। स्क्रीन पे भी आप जैसा देख सकते हैं कि अनियन, पोटैटो, शुगर, राइस, एग्स, हर डेली एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस लास्ट एक साल में कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। एंड आप खुद सोचो कि अगर किसी देश में डेली फूड एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएं तो डेली वेजर्स, लेबरर्स, जिन लोगों की इनकम बहुत ही कम है, वो वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब श्रीलंका छोड़ के इंडिया में या तो तमिलनाडु या किसी दूसरी कंट्री में भागने का ट्राई कर रहे हैं। जो लोग कंट्री में भी हैं वो लोग भी बस किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीपल आर ऑप्टिंग फॉर चीपर फूड, अनहाइजीनिक फूड या जो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है ताकि वो बस किसी तरह सर्वाइव कर सकें। एंड अगर हम मेडिसिन की कॉस्ट की बात करें, डॉक्टर विजिट की कॉस्ट की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर सेल्फ मेडिकेशन। मतलब वो खुद को घर पे अपने आप को खुद ट्रीट कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर देयर लाइफ। इन्फ्लेशन के अलावा वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस इसलिए भी बढ़ गई है बिकॉज डेली फूड एसेंशियल आइटम्स में से बहुत सारी आइटम्स श्रीलंका दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था, एंड रिसेंट टाइम्स में उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि इंपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। इसके बारे में हम वीडियो में आगे और डिटेल में समझेंगे। सेकेंड रीजन इज हाई फ्यूल प्राइजेस। हाई इन्फ्लेशन ने तो लोगों की कमर तोड़ ही रखी है। इसके अलावा श्रीलंका हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग 13 आवर लॉन्ग पावर कट्स, मतलब बिजली भी नहीं आ रही, एंड पीपल हैव टू वेट इन लाइन फॉर आवर्स टू गेट फ्यूल। ये क्राइसिस इतना ज़्यादा वर्स है बिकॉज बेसिक आइटम लाइक फ्यूल के लिए भी लोगों में झड़प और मारामारी हो रही है। ऐसे ही एक झड़प में एक लाइन में खड़े 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर को मार दिया गया, एंड इन अ सेपरेट इंसिडेंट इतनी लंबी लाइन में लोग लगे हुए थे कि 3 एल्डरली मैन डाइड वाइल स्टैंडिंग इन लाइन्स टू गेट फ्यूल। श्रीलंका में इस साल फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि पेट्रोल प्राइसेस आर अप 92% एंड डीजल प्राइसेस आर अप 76% सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। एंड लास्ट वीक एक दिन में ही पेट्रोल प्राइसेस रोज अबाउट 43.5% एंड डीजल रोज अबाउट 45.5%। तो कैन यू इमेजिन कि एक दिन में 45% का फ्यूल प्राइस का राइज। एंड इसके अलावा गरीबी में आटा गीला होने वाली बात यह है कि श्रीलंका में 40% ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग हाइड्रो, और वहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है तो मोस्ट ऑफ द रिजर्वेयर्स आर रनिंग लो। थर्ड पॉइंट, जॉब लॉसेस, शॉर्टेजेस, डिस्टर्ब लाइफ। कोविड पैंडेमिक के बाद से ही जॉब लॉसेज, अनएम्प्लॉयमेंट हर कंट्री में देखा गया था, बट श्रीलंका में सिचुएशन इज इवन वर्स। लाइक अर्निंग्स नहीं होने की वजह से पॉवर्टी रेट्स में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजाफा आया है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा, जिन लोगों की इनकम $3.3 से कम है वो पुअर कैटेगरी में आते हैं श्रीलंका में, एंड 2020 में ही, सिर्फ 2020 में ही उसमें 11.7% का, या फिर आप बोलें तो मोर देन 500,000 पीपल का इंक्रीज आया है। शॉर्टेजेस इस लेवल तक स्केल कर चुके हैं कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जिनको इस साल एग्जाम्स देने थे उनके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं बिकॉज श्रीलंका में पेपर और इंक अवेलेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट, श्रीलंका's करेंसी इज इन अ फ्री फॉल।
अब इतनी बड़ी क्राइसिस आई है तो कुछ तो करना ही होगा। सो इस कुछ करने की चाहत में मार्च में श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने श्रीलंका की करेंसी को डीवैल्यू किया बाय 15%। बट उसके बाद भी श्रीलंका की करेंसी लगातार गिरते जा रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड सिंस दिस मार्च श्रीलंकन करेंसी हैज लॉस्ट मोर देन 45% ऑफ इट्स वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड जब भी कोई करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट करती है तो उस कंट्री में इंपोर्ट्स की सारी चीजें महंगी होने लग जाती हैं, इसलिए वहां पे ऑयल, फूड, मेडिसिन ये सारे प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बट ये सारी क्राइसिस जो श्रीलंका के आम लोग फेस कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से आज ये कंट्री बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच चुकी है। सो वीडियो के इस सेकंड पार्ट में अब हम क्राइसिस के पीछे जो भी रीजंस थे उन्हें इन डिटेल कवर करेंगे कि जो इस कंट्री को इस हालत तक पहुंचा चुका है। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाई डेट। सो ये कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 2000 से व्हेन श्रीलंका अडॉप्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल। तो ये मॉडल काफ़ी सिमिलर था चाइना के ग्रोथ मॉडल से और वो श्रीलंका को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के ऐसी जॉब्स क्रिएट करना चाहता था। बट सबसे बड़ी गलती जो इस मॉडल में श्रीलंका ने की कि वो पैसे के लिए, फंडिंग के लिए चाइना के पास ही गया टू फंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एंड एक डेटा के अकॉर्डिंग चाइना हैज इन्वेस्टेड मोर देन $12 billion ऑन श्रीलंकाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2006 टिल 2019 एंड वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। बट इसमें आप चाइना की सेल्फिशनेस देखिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कोलंबो पोर्ट सिटी, जो कि चाइना की ही एक स्टेट ओन कंपनी बना रही है, एट अ कॉस्ट ऑफ $1.4 billion। सो दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2043। मतलब श्रीलंका को फॉर द नेक्स्ट 2 decades भी इस प्रोजेक्ट से कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला। बट क्योंकि उन्होंने चाइना से डेट लिया है तो उन्हें डेट तो रिटर्न करना ही है, पैसे तो लौटाने ही है। सो श्रीलंका के पास क्योंकि पैसे ही नहीं थे और इतना ज़्यादा ऑलरेडी उनके ऊपर डेट हो चुका था कि उन्होंने इस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया। मतलब ये जो नई पोर्ट सिटी बनेगी उसकी 43% लैंड चाइना को लीज पे श्रीलंका ने दे दिया फॉर द नेक्स्ट 99 ईयर्स। सो अगर मैं प्लेन शब्दों में बोलूं तो ये पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को बेच दिया है। लास्ट के 2 decades में श्रीलंका चाइना के इसी विशेष साइकिल में फंस कर रह चुका है। वो चाइना से पैसे लेता है टू फंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बट क्योंकि वो पैसे लौटा नहीं पाता तो आइदर उसको वो प्रोजेक्ट का कंट्रोल चाइना को देना पड़ता है या फिर और पैसा बोरो करना पड़ता है to pay China back. So the most famous example is port of Hambantota. So in the early 2010 श्रीलंका एक पोर्ट बनाना चाहता था जिसके लिए उसने फंड रेज करने का काफ़ी जगह ट्राई किया, बट हर बार उसको रिजेक्शन मिली बिकॉज लोगों का ये मानना था कि उस पोर्ट को आप कमर्शियलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब उस पोर्ट से आप रेवेन्यू कमा पाओगे, इसलिए उसको फंड रेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बट जैसे कि आप गेस कर सकते हैं, चाइना वॉज द ओनली पार्टी इंटरेस्टेड इन गिविंग लोन टू श्रीलंका, परहैप्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ताकि वो इंडिया को घेर सके। लाइक उसकी लोकेशन ऐसी थी कि वॉर के टाइम चाइना उसको यूज़ कर सकता था, इसलिए चाइना ने $1 billion का श्रीलंका को लोन दिया। एंड जैसे कि आप सोच सकते हैं श्रीलंका वो लोन पे बैक नहीं कर पाया, तो श्रीलंका को वो पोर्ट और उसके आसपास की 14,000 एकड़ की ज़मीन चाइना को अगेन 99 ईयर्स के लिए लीज पे देनी पड़ी। स्क्रीन पे आप एक डेटा देख सकते हैं जिसमें श्रीलंका ने अपने टोटल डेट का 9.8% डेट चाइना से लिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एज ऑफ टुडे ऑल्सो श्रीलंका हैज अ ह्यूज $7 billion इन डेट ड्यू दिस ईयर, और इसकी वजह से ही वो अभी बैंकरप्सी के कगार पे है। सो ये एक्साइटिंग होगा कि वो कैसे अपना डेट मैनेज करेगा। सो इस क्राइसिस का सेकंड सबसे बड़ा रीजन था श्रीलंकन गवर्नमेंट्स पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम तब किया जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2019 में ये अनाउंसमेंट की कि हम टैक्स रेट्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे। सो हर इंडिविजुअल की तरह गवर्नमेंट के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम होता है, एंड टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट का। अगर वो टैक्स रेवेन्यू सोर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, आपके एक्सपेंसेस उतने ही है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। एंड उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आपको बाहर से लोन लेना पड़ेगा। इसलिए श्रीलंका में द रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी इज लेस देन 12%, जो कि बहुत ही लो फिगर्स हैं। इसके अलावा अप्रैल 2021 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि श्रीलंका अब सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ करेगा, एंड उन्होंने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन कर दिए, जिसकी वजह से टी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हुआ, एंड दैट लेड टू एन इकोनॉमिक लॉस ऑफ $425 million। इस बैन की वजह से देयर वाज आल्सो अ 20% ड्रॉप इन राइस प्रोडक्शन, एंड विद इन फर्स्ट 6 months द कंट्री वाज फोर्स्ड टू इम्पोर्ट राइस एट अ कॉस्ट ऑफ $450 million। सो ये पॉलिसीज तब समझ में आती हैं अगर आपकी कंट्री पूरी खुशहाल है, सारी इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ पे सही है। बट श्रीलंका वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ क्राइसिस,
एंड वहाँ पे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल ऑफ अ सडन बैन करना वॉज टोटली अ रिडिकुलस डिसीजन। इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम हुआ और उन्हें बाहर से लोन या डेट लेना पड़ा। एंड थर्ड फैक्टर जहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट मिजरेबली फेल हुई वो थी लेसर एक्सपोर्ट्स। सो हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करे एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस एथनिक एंड सोशल कन्फ्लिक्ट्स इन द कंट्री। सो थर्ड रीजन जो इस क्राइसिस के पीछे था वो था सीडो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेंशियली एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल आरबीआई इन इंडिया, एंड वो क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज को होल्ड करते हैं, यूजुअली डॉलर एज अ रिजर्व। तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक डॉलर्स को जमा करके रखता है अपने पास, एंड वो ऐसा इसलिए करता है, डॉलर्स को एज अ रिजर्व करेंसी अपने पास इसलिए जमा करके रखता है ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सके, इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सके एंड रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर को कंट्रोल कर सके। सो इस क्राइसिस के पीछे फोर्थ सबसे बड़ा रीजन वो है कोविड पैंडेमिक। सो सिंपल सा लॉजिक है, श्रीलंका डिपेंड्स हैवीली ऑन टूरिज्म एंड टूरिज्म अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ इट्स जीडीपी। एंड 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 269 लोगों की मौत हुई थी एंड मोर देन 500 पीपल वर इंजर्ड। सो उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही 50% ड्रॉप आया था टूरिज्म में। सो आप इमेजिन कीजिए जब कोविड पैंडेमिक आया तो उसने तो श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को पूरा वो घुटने पे ले आया। इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म alone dropped by $3 billion over the first 8 months of 2021। सो जब टूरिज्म में फॉल आता है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी फॉल आता है, बिकॉज जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आपके लिए डॉलर्स लेके आते हैं, आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने का काम करते हैं। सो अगेन वो एक लूप बन जाता है कि टूरिज्म ड्रॉप हुआ, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट नहीं मंगा पा रहा था एंड इंपोर्ट नहीं आया तो फूड शॉर्टेज हुई जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन है। सो ये तो 4 बड़े रीजन हो गए कि श्रीलंका जो क्राइसिस फेस कर रहा है। बट हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में देखते हैं कि श्रीलंका के लिए आगे क्या है और वो इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट, की टेकिंग मोर डेट। सो श्रीलंका अपनी करंट सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए या फिर जो इस साल उनका डेट ड्यू है उसको पूरा करने के लिए और ज़्यादा डेट ले सकता है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी सच एज मूडीज, S&P एंड फिच हैव कट श्रीलंका सॉवरेन रेटिंग टू जंक। तो उन्होंने श्रीलंका की जो रेटिंग्स है उसको जंक कैटेगरी में डाल दिया है। अब इस रेटिंग्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर आप जंक कैटेगरी में हैं तो कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंट्री श्रीलंका को डेट देने के लिए, लोन देने के लिए 2 बार सोचेगी, बिकॉज जंक कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर आप श्रीलंका में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसका मतलब ये है कि श्रीलंका को और ज़्यादा डेट लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सो सेकंड चीज़ जो श्रीलंका कर सकता है वो है सीकिंग IMF's हेल्प टू रिस्ट्रक्चर इट्स डेट। सो वीडियो में हमने एक चार्ट में देखा था कि श्रीलंका ने अभी तक कंट्री से लोन्स लिया है सच एज चाइना, इंडिया, जापान एंड इंस्टीट्यूशन सच एज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि श्रीलंका को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाके अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, जो कि श्रीलंका ने अभी तक अवॉइड किया। दिस इज बिकॉज अगर कोई कंट्री IMF के पास जाके अपने डेट रीस्ट्रक्चर के लिए रेडी हो जाती है तो IMF के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उस कंट्री को अपने इनकम टैक्स रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक के लिए एग्री करना पड़ेगा, जिसके फेवर में अभी श्रीलंका एज ऑफ नाउ नहीं है। हाउएवर श्रीलंका ने लास्ट वीक ही बोला है कि हम लोग IMF के साथ काम करेंगे एंड वी विल ट्राई टू इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि श्रीलंका आगे क्या करता है। सो अगर मैं वीडियो की समरी दूं आपको तो जरूर इस क्राइसिस के पीछे श्रीलंकन गवर्नमेंट के कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस थे, इकोनॉमिक ब्लंडर्स थे, बट जो इस क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन था वो था चाइनीज गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। सो श्रीलंका चाइना से लास्ट 2 डिकेड से लोन लेते जा रहा था एंड वो कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा था जहां से उसको कुछ रेवेन्यू सोर्स लाइक शॉर्ट टर्म में तो नहीं डेवलप होने के चांसेस दिख रहे थे। सो श्रीलंका स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन बिल्डिंग नॉन इकोनॉमिकली वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से आज वो इस कगार पे है। And also Chinese loans come at a higher interest rate 6.5% per annum as compared to Asian Development Bank, जिसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2 से 2.5% है। इसकी वजह से ही 2017 में श्रीलंकन गवर्नमेंट स्पेंट 83% ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन डेट रीपेमेंट, मतलब जो सारा रेवेन्यू था गवर्नमेंट का वो डेट चुकाने में ही निकल गया। तो कंट्री का भला क्या होगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी रिसर्च, हमारी मेहनत, इतने सारे जो डेटा पॉइंट्स थे, इतनी ज़्यादा जो रिसर्च लगती है एक स्क्रिप्ट राइटिंग में, वो आपको दिखी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। एंड इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं
जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो ऐसे जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चीज़ों से और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो सके और इस टाइप की वीडियोज़ उनको एक लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।